Hello students, welcome to my channel. I am Suman and I will teach you business studies of class 12. As we are having target to complete the syllabus of business studies of class 12 just in 35 days on my channel, watch one video daily and you don't need to touch the book. So let's start learning with complete understanding. Part 1 of chapter 2 is uploaded earlier on my channel. Link is given in description below. We are doing the syllabus of business studies of class 12 and this video is related to part 2 of chapter 2 and name of the chapter is Principles of Management. In this video, we are going to discuss the following topics. Number 1 is Principles of Management developed by Fayol. In detail, brief में हम इसको last video में पढ़ चुके हैं, but now we will discuss some more details about these 14 principles of management developed by Fayol. And the second topic is here scientific management developed by F.W. Taylor. F.W. टेलर से रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो हम 5 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं इसमें. बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ F.W. टेलर, contributions of F.W. Taylor, meaning of scientific management, definition of scientific management, scientific principles of management developed by Taylor. Let's start the topic 14 principles of management developed by Fayol. First point is division of work. Work is divided in small tasks, job and a trained specialist who is competent enough to perform that job does each work. वर्क क्या होना चाहिए, स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दो सो दैट उनको ईजी लगे काम को करना. और सबसे बड़ी बात, अगर कोई स्पेशलिस्ट के करने का काम है तो वो ट्रेंड स्पेशलिस्ट को ही काम देना चाहिए ताकि वो उस काम को बहुत अच्छे से कर सके. थस इट लीड्स टू ग्रेटर एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी. अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको वो काम बहुत अच्छे से करना आता है, उसके पास उसकी पूरी नॉलेज है, पूरा एक्सपीरियंस है, तो आपको उसके स्पेशलाइजेशन का बहुत अच्छा बेनिफिट होगा और वो पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएगा और जो ऑर्गेनाइजेशन को आउटपुट चाहिए वो बहुत ही मैक्सिमम और अच्छी क्वालिटी का मिलेगा. The second point is authority and responsibility. Authority means power to take decisions and responsibility means obligation to complete the job assigned on time. अथॉरिटी क्या होती है, कोई भी डिसीजन लेना उसकी पावर उस पर्सन के पास हो उसको कहते हैं अथॉरिटी. यानी कि उसके पास अथॉरिटी है कि वो किस काम को किस व्यक्ति को दे सकता है या कितने टाइम में काम होना चाहिए, ऑर्डर देने की अथॉरिटी है. ओके. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है कि किसी को कोई काम दिया गया है तो उसके ऊपर ये लायबल है वो इस काम के लिए कि वो उस काम को कंप्लीट करके देगा. सो अथॉरिटी क्या हुई, पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई, ड्यूटी को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी. देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब ये नहीं होना चाहिए कि एक पर्सन ऐसा है जिसके पास ओनली अथॉरिटी है और किसी के पास ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसके बीच में बैलेंस होना चाहिए. कैसे? mere responsibility without authority makes an executive less interested in discharging duties. अब ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, मेयर का मीनिंग होता है ओनली, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी आपने, अथॉरिटी कोई नहीं दी है और वो क्या वर्क के लोड के बर्डन के अंडर आ रहा है और उसका इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है. थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है अगर हम किसी व्यक्ति को थोड़ी सी अथॉरिटी दे देते हैं. तो सिमिलरली गिविंग अथॉरिटी विदाउट असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स हिम एरोगेंट एंड देयर इज फियर ऑफ मिसयूज ऑफ पावर ऑल्सो. अभी आपने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, सिर्फ अथॉरिटी दे दी, उससे क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट होना शुरू हो जाएगा जिसको अभी आपने अथॉरिटी दी है और हो सकता है कि वो अपनी उस पावर का मिसयूज भी करे. The third point is discipline. It is the obedience to organizational rules and employment agreement. ये एक obedience होता है, यानी कि हम कहते हैं जैसे स्कूल में कहते हैं टीचर ने जो कहा है स्टूडेंट्स को वो फॉलो करना चाहिए. इन द सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है विच आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह से कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन द सेम वे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है. डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपरवाइजर एट all levels, clear and fair agreements
एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। अब उनको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए हर लेवल के ऊपर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों लेवल्स पे एक अच्छे सुपरवाइजर होने चाहिए जो उनको गाइड करते रहें कि ये आपका एग्रीमेंट है, आप इसको इस तरह से काम करेंगे और आपने ज़रा सी भी कोई मिस्टेक की या कोई रूल ब्रेक किया तो आपको ये पेनल्टी लगने वाली है। ये उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, फोर्थ पॉइंट इज यूनिटी ऑफ कमांड। According to Fayol, there should be one and only one boss for every individual employee. Fayol क्या कहता है, सिर्फ और सिर्फ एक बॉस होना चाहिए हर एम्प्लॉय के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो दो बॉस है, तभी तो हायरार्की बनाई गई है कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल सारे एक दूसरे के साथ एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, सीक्वेंस होगा। इट इम्प्लाइज दैट एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। एक ही पर्सन का ऑर्डर लेना है और उसी से ही उनको डिस्कस करना है, कोई क्वेरी है कुछ भी। अदरवाइज इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन, वरना वो खुद ही कन्फ्यूज हो जाएंगे कि काम क्या करना है और किसने कहा उसका काम करना है या किसका काम करना है। कॉन्फ्लिक्ट भी रहेगा और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी हो सकता है। अब इस डायग्राम से समझो, दो आपको डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, राइट अप्रोच और रॉन्ग अप्रोच। राइट अप्रोच में आपको दो डॉट्स दिख रहे हैं, रेड और ग्रीन। रेड डॉट किसको डिनोट कर रहा है, सुपीरियर को, और ग्रीन डॉट किसको डिनोट कर रहा है, सबऑर्डिनेट। अब यहाँ पे एक ही सुपीरियर है रेड डॉट में, वो तीनों को कमांड दे रहा है, तो उसको पता है कि मुझे ये एक सेट ऑफ टास्क कंप्लीट करना है और वो तीनों में डिवाइड कर देगा। लेकिन रॉन्ग अप्रोच की तरफ आप अगर देखेंगे तो दो हेड हैं और तीन सबऑर्डिनेट हैं जिसको हम सुपीरियर कह रहे हैं। अब ये दोनों सुपीरियर तीनों में काम डिवाइड कर रहे हैं, हो सकता है कि सेम वर्क दो सबऑर्डिनेट के पास भी चला जाए जिससे कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाता है। सो ये मेथड बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, इसीलिए इसको हम रॉन्ग अप्रोच कहते हैं। इसीलिए एक प्रिंसिपल बनाया गया है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए कि एक ही पर्सन इंस्ट्रक्शन दे, दो पर्सन नहीं दे, क्योंकि कितने भी मैनेजर्स हों वो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे लेकिन वर्कर को ये कह के डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि आपको ये करना है या वो करना है। एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अभी देखो कमांड और डायरेक्शन में डिफरेंस होता है। कमांड का हमने क्या पढ़ा है, वन बॉस फॉर वन एम्प्लॉय। अभी इसमें क्या है, ऑल यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव्स थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट्स। सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी यूनिट्स हैं उनको एक ही ऑब्जेक्टिव लेके चलना चाहिए, पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहिए और पूरा फोकस करना चाहिए उसी काम के ऊपर। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। एक ही हेड है और प्लान भी एक ही है। ऐसे नहीं कि अभी हमने आज ये प्रोजेक्ट करना था, ये करने लगे, छोड़ दो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, दूसरा प्रोजेक्ट करने वाले हैं। नो, एक ही डायरेक्शन में काम करना है और सबको मिल के काम करना है। दिस एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। एक ही काम को सारे, एक यूनिट जो है, एक ही डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉय एक ही गोल को लेके एक ही प्लान को कंप्लीट करने में लगे होने चाहिए और पूरे कोऑर्डिनेशन। Let's know about the difference between unity of command and unity of direction. Let's start with the meaning of unity of command and unity of direction. What is the meaning of unity of command? Unity of command refers to a principle of management that states that one should get orders from and report to only one boss. एक ही बॉस से ऑर्डर लेना है और एक ही बॉस को रिपोर्ट करना है अपना वर्क। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कह रहा है कि ये प्रिंसिपल ऐसा है जिससे सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उनका एक ऑब्जेक्टिव हो, ये डिफाइन करता है और वन हेड के साथ साथ वन प्लान भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्पस। पर्पस से हमें क्या पता चल रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड का पर्पस है कि एक ही काम दो सबऑर्डिनेट ना कर दें। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से क्या प्रिवेंट हो रहा है कि दो एक्टिविटीज़ दो टीम ना कर दें, इस चीज़ से प्रिवेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। थर्ड पॉइंट इज इम्प्लीकेशंस। ये किसको इफेक्ट करता है, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को। कहीं उस एम्प्लॉय के जो काम को है वो दो एम्प्लॉय कर देंगे तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा एम्प्लॉयज़ का। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या इफेक्ट होगा, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट होगा। ये इस चीज़ को प्रिवेंट करता है कि कोई भी एक्टिविटी जो डिसाइड की गई है वो दो डिपार्टमेंट ना कर दे, दो प्लान समझ के एक ही प्लान को डुप्लीकेट
डायरेक्शन में ना कर दे। नेक्स्ट पॉइंट इज आउटकम। आउटकम यानी इसका रिजल्ट कैसा रहता है, इससे क्या इफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को या सबऑर्डिनेट्स को। द प्रिंसिपल लीड्स टू इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। अगर ये हम काम प्रॉपर तरीके से यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं तो सबऑर्डिनेट्स की जो इफेक्टिवनेस है वो निकल के आती है, सारा काम इफेक्टिवली होता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या फ़ायदा होता है, द प्रिंसिपल रिजल्ट्स इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क ऑफ वेरियस एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स। मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहता है इस बात को लेकर कि उनको क्या वर्क असाइन किया गया है और उनको कब और कैसे प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या कह रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिटी ऑफ कमांड। किसका रिलेशनशिप, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, क्योंकि इसमें वन बॉस वन एम्प्लॉय, तो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशन को डिफाइन करता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी एक डिपार्टमेंट के थ्रू और कौन से प्लान्स कर रहे हैं और उनके क्या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नीड। यूनिटी ऑफ कमांड की क्या नीड है ऑर्गेनाइजेशन में, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखता है जो हर पर्सन को करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसाइड करता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या डिसाइड कर रहा है, फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो, ये इफेक्ट होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के प्रिंसिपल को अप्लाई करने से। Coming to the next slide, sixth point is subordination of individual interest to general interest. अब ये एक हर एम्प्लॉय का अपने अपने रुचि होती है, अपनी अपनी नीड्स होती है और वो हमेशा अपनी ही प्रोग्रेस के बारे में सोचता है, लेकिन उसका ये इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को ही अपना इंटरेस्ट समझे, ये भी एक प्रिंसिपल है। ये काम है मैनेजर का, एम्प्लॉय को रियलाइज़ कराए कि जो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में वो आपके लिए भी बेनिफिशियल है। द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बेनिफिशियल है वो उसको ही प्रायोरिटी समझे एक एम्प्लॉय, बजाय के अपने बेनिफिट्स के बारे में। इन सिंपल वर्ड्स, द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट टू बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अपना बेनिफिट बाद में देखना है। अगर आपके वर्क को शेयर करने से दूसरा एम्प्लॉय भी उस काम को अच्छे से कर पा रहा है तो आपको उसको भी अपना वर्क और नॉलेज शेयर करनी है। ये नहीं सोचना है कि मेरी नॉलेज और एक्सपीरियंस का मैं खुद ही बेनिफिट लूँ, मैं किसी दूसरे को बेनिफिट नहीं दूँ। अगर दूसरे को वर्क शेयर करने से या अपनी नॉलेज शेयर करने से ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होता है तो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ही प्रायोरिटी देनी है, अपने इंटरेस्ट को छोड़ के। Next point is remuneration of employees. The overall pay and compensation should be fair to both employees and the organization. अब जो ओवरऑल पे मिलती है यानी कंपनसेशन कह सकते हो, सैलरी कह सकते हैं, रेम्यूनरेशन कह सकते हैं, ये एम्प्लॉयज़ के भी फेवर में होनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के भी फेवर में होनी चाहिए। द एम्प्लॉयज़ शुड बी गिवन फेयर वेजेस। जितना उनको वेजेस मिलना चाहिए या सैलरी मिलनी चाहिए वो देनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, सो दैट दे कैन हैव अ रिजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड की जो नीड्स हैं उसको कंप्लीट कर सके अपने लेवल पे। वेजेस शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि हम एम्प्लॉयज़ को खुश करने के लिए मैक्सिमम सैलरी दे रहे हैं, क्या चाहे वो उसके कैपेबल हैं या नहीं हैं, लेकिन ये भी देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि क्या वो इतना रेम्यूनरेशन एम्प्लॉयज़ को दे सके। दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास कितनी मनी है वेजेस देने के लिए और उनका कितना राइट बनता है वेजेस लेने का, उसमें कोऑर्डिनेशन बना के चलना है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी विद सम। या सम किसको कह रहे हैं, जैसे कि हमने 3 मैनेजमेंट लेवल पढ़े हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो ये सेंट्रलाइजेशन कह रहा है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डिसीजन लेना है उसकी जो अथॉरिटी है वो टॉप लेवल के पास ही रहेगी मेन, वेयर एज
इट्स डिस्पर्सल अमंग मोर देन वन पर्सन इज डिसेंट्रलाइजेशन। अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो वो कह रहे हैं कि ये जो राइट है, अथॉरिटी है डिसीजन मेकिंग की, ये हर एम्प्लॉय के पास होनी चाहिए। अब ये दोनों ही जो है, अगर दोनों सिंगल सिंगल एक ऑर्गेनाइजेशन में होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं चल पाएगी। तो जो मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट या बिग डिसीजन होते हैं वो टॉप लेवल के पास होने चाहिए, और जो कुछ एक वर्कर्स से रिलेटेड हैं डिसीजन, कुछ एक राइट्स वर्कर्स को भी देने चाहिए, मिडिल लेवल और लोअर लेवल को भी अथॉरिटी देनी चाहिए। तो इनके बीच में एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। बोथ शुड बी बैलेंस्ड as no organization can be completely centralized और completely decentralized। दोनों में बैलेंस होना चाहिए। कुछ एक डिसीजंस में सेंट्रलाइज होना चाहिए, कुछ एक अथॉरिटी देने में डिसेंट्रलाइज भी होना चाहिए। पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती और पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन भी काम नहीं कर सकती। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, स्केलर चेन। 9th पॉइंट इज स्केलर चेन। ये क्या कह रही है, आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें ABCDEFG ये एम्प्लॉयज़ के नाम दिखाए गए हैं और एक लाइन है गैंग प्लैंक। इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। द फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी and communication between superiors and subordinates from the highest to the lowest ranks is known as scalar chain। अब ये एक फॉर्मल लाइन और अथॉरिटी और कम्युनिकेशन बना दी है। ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे नहीं है जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं चाहे वो किसी भी लेवल पे काम कर रहे हों, कोई भी आपस में इस तरह से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं होता है। इसके लिए रूल्स बनाए गए होते हैं। चाहे आपको वर्क के बारे में क्वेरी करनी है, चाहे किसी से ऑर्डर्स लेने हैं, कमांड लेनी है, इसके लिए कम्युनिकेशन के लिए लाइन बनाई जाती है कि ये एम्प्लॉयज़ सिर्फ इन लोगों से ही कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशन करने के लिए। सो सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स के लिए हाईएस्ट और लोएस्ट रैंक को फॉलो करना ही स्केलर चेन है। दिस चेन शुड नॉट बी वायलेटेड। वायलेटेड को मतलब किसी भी रूल को ब्रेक करना, इस चेन को ब्रेक नहीं करना है। बट इन केस ऑफ एमरजेंसी एम्प्लॉयज एट सेम लेवल कैन कॉन्टैक्ट थ्रू गैंग प्लैंक। अब ऐसा हुआ कि इतनी लंबी लाइन हो सकती है, इस डायग्राम में तो 4-5 पर्सन्स ही हैं, लेकिन हो सकता है एक इतनी लंबी लाइन या इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के लेवल हो सकते हैं जिसकी वजह से टॉप लेवल पे बात करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो इमरजेंसी में, लेकिन कर ना सकते हों, तो उस केस में उन्होंने फ्योल ने एक और रूल निकाल दिया, गैंग प्लैंक। अगर आपको एमरजेंसी लगती है तो आप गैंग प्लैंक कर सकते हैं, कोई 2 एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी दे सकते हैं आपस में एमरजेंसी में बात करने की, ऑलवेज नहीं। बाय इन्फॉर्मिंग देयर इमीडिएट सुपीरियर, अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म कर दो फिर आपस में बात कर सकते हैं। सो डायग्राम में कैसे पता चल रहा है, ए एक एम्प्लॉय का नाम है, BCD। सो ये डायग्राम कह रहा है कि डी को अगर कुछ भी बात करनी है तो वो सी से करेगा, सी को कुछ भी बात करनी है तो वो बी से करेगा, बी किसको करेगा, ए को। मीन्स अगर डी को कोई भी अपनी बात ए तक पहुंचानी है तो उसको पहले सी को बताना पड़ेगा, सी बी को बताएगा, बी ए को बताएगा। और अगर डी को कोई बात एफ को बात बतानी है तो वो डी फिर से सी को ही बताएगा, सी बी को बताएगा, बी ए को, और ए ई को, और ई एफ को। इस तरह से डी एफ के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन ऑप्शन टू अवॉइड मिसकंसेप्शंस। सो इसमें ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस ना हो जाए और एमरजेंसी के टाइम में कांटेक्ट करना इजी हो जाए, सो उन्होंने एक रूल निकाला कि डी सी को इन्फॉर्म करके परमिशन लेके जी से डायरेक्ट बात कर सकता है, सो दैट काम को जल्दी किया जाए। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, 10th पॉइंट इज ऑर्डर। ऑर्डर क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू फ्यूल people and material should be in suitable places at appropriate time for maximum efficiency। अब people और material, आपको मैंने पहले एक पॉइंट में बताया था कि 3 तरह के रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास, फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज। ये तीनों रिसोर्सेज हैं। मनी कहूँगी ये तो अलग से होती है, सभी सारी ऑर्गेनाइजेशन का एक फिक्स प्लेस होता है, उसको कैसे कोई कहीं भी ऐसे ओपनली ना रखा जाता ना यूज़ किया जाता। तो बचे बाकी 2 रिसोर्सेज, ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज यानी कि मटेरियल।
इन दोनों के एक प्रॉपर प्लेस होने चाहिए, यानी कि कौन सा पर्सन, कौन सी अथॉरिटी किस जगह पे बैठेगी। अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो वो सारा टाइम इस चीज़ में ही वेस्ट कर दे कि उस एम्प्लॉय से कांटेक्ट करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, किस सुपीरियर से बात करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। उसका एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए कि वो व्यक्ति वहीं पर ही बैठेगा, और मटेरियल्स का भी प्रॉपर एक प्लेस होना चाहिए। कोई टूल्स चाहिए, कुछ भी चाहिए तो वो उसको स्टेशनरी चाहिए तो एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए कि वहाँ पे जाएंगे और वहीं पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा और जो भी एम्प्लॉय होगा वो अपने वर्क पे एफिशिएंटली कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी इन इट्स डेजिग्नेटेड प्लेस। इसीलिए लाइन बोली गई कि एक प्लेस होना चाहिए हर पर्सन के लिए और हर थिंग के लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस मेंशन होना चाहिए, पहले से ही डिसाइड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विटी. Good sense and experience are needed to ensure fairness to all employees who should be treated as fairly as possible. सबको एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है एक काम को करने का। कोई टॉप लेवल पे है, कोई मिडिल लेवल पे है, कोई लो लेवल पे है। अब सैलरी सबकी अलग अलग हो सकती है, उनकी अथॉरिटी, उनके वर्क और एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, लेकिन उनके साथ जो बिहेवियरल एटीट्यूड होना चाहिए सबके साथ फेयर होना चाहिए। The working environment of any organization should be free from all forms of discrimination. सारे डिस्क्रिमिनेशन से अलग होना चाहिए, यानी कि आप ये अलग कास्ट का है, ये इसका फेयर कलर है, इसका डार्क कलर है, ये लेडीज़ है, ये जेंट्स है, ये सारे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। सबके लिए इक्वल एनवायरनमेंट और इक्वल बिहेवियर होना चाहिए। एंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले शुड बी फॉलोड। और हर ऑर्गेनाइजेशन में जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो करें, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, सबके साथ फेयर बिहेवियर होना चाहिए। नो वर्कर शुड बी अनड्यूली फेवर्ड और पनिश्ड। किसी भी वर्कर को बिना किसी वजह से या अपनी पर्सनल किसी बायसनेस की वजह से फेवर भी नहीं करना है और पनिशमेंट भी नहीं देनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। पर्सनल क्या होता है? पर्सनल हम यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करते हैं। स्टेबिलिटी क्यों कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशनल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि कोई पुराना एम्प्लॉय बहुत लंबे समय तक काम करे। एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। एम्प्लॉय टर्नओवर सबसे कम होना चाहिए। टर्नओवर क्या होता है? बार बार कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं और नए एम्प्लॉय आ रहे हैं, यानी कि कम से कम एम्प्लॉयज़ जॉब छोड़े और कम से कम नई रिक्रूटमेंट्स हों। A personnel should be selected and appointed after rigorous procedure. हर पर्सनल यहाँ पे एक अलग पर्सनल वर्ड है एम्प्लॉय से रिलेटेड। वो कैसे सिलेक्शन होना चाहिए उसका पूरा एक बहुत लंबा और फेयर और क्लियर प्रोसेस को फॉलो करके उसको अच्छी तरह उसके टेस्ट और जजमेंट करने के बाद ही उसको सिलेक्ट करना चाहिए। एंड द सिलेक्टेड पर्सन शुड बी केप्ट एट द पोस्ट ऑफ फॉर अ मिनिमम टेन्योर टू शो रिजल्ट्स। उसको पहले से ही बता देना चाहिए कि आपको पहले से कुछ अच्छे रिजल्ट्स दिखाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको अपॉइंट किया जाएगा। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बार बार एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है तो इसमें ऑर्गेनाइजेशनल की मनी और टाइम दोनों वेस्ट होती है, क्योंकि जब भी कोई नया एम्प्लॉई आता है चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस्ड हो तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकॉर्डिंग, उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसको एक नई ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जिसमें उसको काफ़ी सारा मनी और टाइम वेस्ट होता है। तो कम से कम एम्प्लॉय टर्नओवर होना चाहिए, इसीलिए स्टेबिलिटी वर्ड यूज़ किया गया, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। नेक्स्ट पॉइंट इज इनिशिएटिव। वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट्स। वर्कर को क्या करना चाहिए? हमेशा एनकरेज करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि वो सारे काम को बहुत अच्छे तरीके से करें और बहुत इम्प्रूव्ड मैनर में करें। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, यानी कि आप पहला स्टेप खुद से ही खुद ही सेल्फ मोटिवेशन उनको करना स्टार्ट कर दें कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए मोटिवेट करें। इट इज़ थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान। जस्ट एक उनको कहना है और बताना है और वो प्लान को और अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज एस्पिरिट डी कॉर्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है क्योंकि इसके जो वर्ड है उससे बहुत आसानी से कोई समझ नहीं पाता है कि इसमें क्या होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट में काउंट होता है। मैनेजमेंट शुड प्रमोट
टीम स्पिरिट, मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, टीम स्पिरिट क्रिएट करनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए और हार्मनी यानी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ के अंदर। एम्प्लॉयज़ में तो कोऑर्डिनेशन होनी ही चाहिए, साथ ही साथ इसमें स्पेशल एक वर्ड यूज़ किया गया है, अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी। एक मैनेजर को आई को वी से रिप्लेस करना, यानी कि मैनेजर को मैनेजर की तरह बिहेवियर करना तो चाहिए, एक सुपीरियर की तरह, बट ज़्यादातर उनको ये फील कराना चाहिए कि वो भी उन्हीं की तरह एक टीम का पार्ट है, उनको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। ये है, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो हम पहले जानते हैं कि एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन थे। बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर वॉज बॉर्न इन 1856 इन यूएसए, वो यूएसए में पैदा हुए थे 1856 में। इन 1878 ही जॉइंड मिडवेल स्टील कंपनी एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। फिर उन्होंने 1878 में एक स्टील कंपनी ज्वाइन की एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। यूजिंग हिज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड टेलर सेट आउट साइंटिफिक स्टडीज एंड टेक्निक्स। क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड था वो एक इंजीनियरिंग से था, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, एम्प्लॉयज़ पे स्टडी की और कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स निकाली। ही वॉज प्राइमरीली कंसर्न अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। पहले उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया कि वर्कर्स की एफिशिएंसी कैसी है, एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। Taylor's principles and techniques were based on the observations he conducted in factories where methods of production lacked planning and working methods were haphazard. ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स जो टेलर ने दिए हैं हमें, ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हैं। उन्होंने अपनी ही फैक्ट्री में ऑब्जर्वेशंस की थी कि जो भी मेथड्स उनकी फैक्ट्री में अप्लाई किए जा रहे हैं उनमें प्लानिंग्स की कमी है और काफ़ी सारे वर्किंग मेथड्स की कमी है, तभी उन्होंने ये प्रिंसिपल बनाने की डिसीजन लिया था। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ टेलर। अब हम ये पढ़ेंगे कि टेलर ने क्या क्या दिया अपनी लाइफ स्किल्स का यूज़ करके। एफ.डब्ल्यू. टेलर बिकेम फेमस एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर के नाम से जाने जाते हैं। हिज मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस विच मेड हिम सो पॉपुलर वर, कौन कौन से कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। नंबर 1 इज टेलर पब्लिश्ड बुक्स एंड रिसर्च पेपर्स एक्सप्लेनिंग हिज साइंटिफिक व्यू। उन्होंने कुछ बुक्स लिखी अपनी नॉलेज के डिपेंडेंस पे और कुछ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू बताए जिसके ऊपर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट को गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज हिज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन वाज पब्लिशिंग ऑफ शॉप मैनेजमेंट। उनका सबसे ज़्यादा फेमस और पॉपुलर और यूजफुल जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो शॉप मैनेजमेंट की पब्लिशमेंट थी और पीस रेट सिस्टम, और सबसे मेन जो अब हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट उन्होंने ही दिया है। Third point is he emphasized on adoption of scientific methods to the problems of management. उन्होंने ज़्यादा emphasize किसके ऊपर किया, साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर emphasize किया कि जो भी हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो मैनेजमेंट के अंदर हमें साइंटिफिक मेथड यूज़ करने चाहिए। सो ये उनके कॉन्ट्रीब्यूशन से। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, पहले हम जानेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। जो भी मैनेजमेंट की जाती है एक मैनेजर को हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए साइंस को अप्लाई करना चाहिए। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर के अकॉर्डिंग। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या कहा, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। एफ.डब्ल्यू. टेलर कह रहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है इस बात को हमें बताती है कि हमें एम्प्लॉयज़, यानी मैन से यहाँ पे एम्प्लॉयज़ से मतलब है कि हम क्या चाहते हैं, एम्प्लॉय से क्या काम करवाना चाहते हैं, और ये देखना कि उस काम को कितने ज़्यादा बेस्ट तरीके से, चीपेस्ट यानी कम से कम पैसे का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट लेना है और एम्प्लॉयज़ से कैसे काम करवाना है इसकी एग्जैक्ट नॉलेज के लिए हम इसको कह रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। लेट्स नो अबाउट द principles of scientific management developed by F.W. Taylor.
F.W. टेलर ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग थे, और वो मेन 4 प्रिंसिपल्स हैं जिसकी उन्होंने टेक्निक्स भी दी हैं जिनको हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम 4 प्रिंसिपल्स को जानेंगे। फर्स्ट वन इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकेंड वन इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड वन इज cooperation not individualism, fourth is development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. So coming to the next slide, and we will know about these principles in detail now. First is science not rule of thumb. There should be scientific study and analysis of each element of a job in order to replace the old rule of thumb approach or hit and miss method. ये कह रहा है रूल कि साइंस को अप्लाई करो, फिक्स स्टडी होनी चाहिए, फिक्स नॉलेज होनी चाहिए, उसको अप्लाई करो, पहले स्टडी करो उस चीज़ को, उसको एनालाइज करो और उस पर क्या अप्लाई होना चाहिए। अगर पुरानी चीज़ों को रिमूव करके नई टेक्निक को लाने की ज़रूरत है तो नई टेक्निक को भी लेके आओ, और जो ओल्ड रूल ऑफ थंब का मतलब है पुराने रूल्स को ख़त्म कर दो अगर रिक्वायरमेंट है तो। और हिट और मिस मेथड क्या है कि ऐसे नहीं कि आप ट्रायल कर रहे हैं कि चलो ये ट्राई करके देख लेते हैं, लेजीनेस शो नहीं करनी है, कुछ ट्राई करके नहीं देखना है, फिक्स रखना है। साइंस क्या होती है? एग्जैक्ट नॉलेज, यानी जो पहले डिसाइड किया है रिजल्ट भी उसी के अकॉर्डिंग ही आना चाहिए, कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं होना चाहिए। वी शुड बी कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंटिंग टू डेवलप न्यू टेक्निक्स। खुद से भी एक मैनेजर को ये चेक करते रहना चाहिए कि कौन सी टेक्निक से क्या फ़ायदा हो सकता है, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके देखते रहना चाहिए, विच मेक द वर्क मच सिंपलर, ईजियर एंड क्विकर। ये चेक करते रहना चाहिए कि काम को और अच्छे से, सिंपल तरीके से, ईजिली और क्विकली कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन बना के रखना, डिस्कॉर्ड का मतलब है डिसएग्रीमेंट, यानी दो लोगों के बीच में किसी भी तरह का डिसएग्रीमेंट या नोकझोंक या फाइट हो उसको डिस्कॉर्ड कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि डिस्कॉर्ड तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और हार्मनी होनी चाहिए। इट इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन यहाँ पे कह रहे हैं कि उनकी आपस में बहुत अच्छी मेंटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑन पार्ट ऑफ managers and workers in order to respect each other's role. मैनेजर भी वर्कर्स के वर्क को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो जो भी काम कर रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके साथ डिस्कशन करें हर बात टॉपिक के ऊपर, और वर्कर्स को भी मैनेजर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो पीठ पीछे बैक बाइटिंग कर रहे हैं। एंड एलिमिनेट एनी क्लास कॉन्फ्लिक्ट टू रियलाइज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और उन्हें रियलाइज कराते रहना चाहिए कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहे हैं और हमारे अंदर यूनिटी है, और उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो उसको टाइम टू टाइम ख़त्म करते रहना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, थर्ड पॉइंट इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसमें क्या है कि कोऑपरेट करके चलो, इंडिविजुअल यानी कि खुद के बारे में नहीं सोचना है, आगे ऑर्गेनाइजेशन को के गोल को अपना गोल समझ के कोऑर्डिनेट करना है। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये जो हमने अभी प्रिंसिपल पढ़ा है हार्मनी का, उसी के बारे में फर्दर एक्सटेंशन कहेंगे इसको, वेयर बाय कंस्ट्रक्टिव सजेशंस ऑफ वर्कर्स। अभी तक तो प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी कह रहा है कि दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो उसको ख़त्म करो और अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करके काम करो और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो। लेकिन अब क्या कह रहे हैं सेम वर्कर्स के लिए ही कि अगर कोई वर्कर सजेशन देना चाहता है तो उसकी सजेशन को भी एक्सेप्ट करो, एंड दे शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक। ऐसा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए कि वो स्ट्राइक पे चले जाएं। जो भी वो डिमांड रख रहे हैं अकॉर्डिंगली फर्म के बेनिफिट में को भी ध्यान में रखते हुए उनके डिमांड्स को भी फुलफिल करना चाहिए। एज बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड परफॉर्म टुगेदर। रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की बनती है, मैनेजमेंट की भी और वर्कर की भी, और जो उन दोनों को ही निभानी होती है और एक साथ मिल के काम करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये क्या कह रहा है कि इट इम्प्लाइज डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज। हर पर्सन की एबिलिटी को ध्यान में रख के आफ्टर देयर साइंटिफिक सिलेक्शन, उनका साइंटिफिक सिलेक्शन करते हैं हम सबसे पहले जब भी रिक्रूटमेंट होती है कि उनके अंदर कितनी अच्छी एबिलिटीज़ हैं, उसके बाद उनको वर्क असाइन करना है।
एंड असाइनिंग वर्क सूटेड टू देयर टेम्परामेंट एंड एबिलिटीज, उनकी एबिलिटीज को और उनके बिहेवियर को भी माइंड में रख के उनको वर्क असाइन करना चाहिए. दिस विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, इससे फर्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. बाय यूटिलाइजिंग द स्किल्स ऑफ द वर्कर्स टू द फुलेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट. ये पहले से ही चेक करके रखना चाहिए कि हर एक एम्प्लॉयज़ के अंदर एक स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, तो वो स्पेशल क्वालिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को पता होना चाहिए, सो दैट उन क्वालिटीज़ का यूज़ करके वो ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट कर सकें. ये हैं प्रिंसिपल्स जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए हैं. एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कुछ टेक्निक्स भी दी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे कनेक्टेड टू गेट मोर वीडियोस. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, like, comment and share my videos. Thank you.